चैप्टर डालो नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन लिखो एक 6 अंकों की संख्या एक 6 अंकों की संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। दो अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। जैसे जैसे लिख लेना ET से समझने के लिए केवल 6 अंकों की संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो देखते हैं इस सवाल को। अब कोई एक संख्या ले लेते हैं। चलो हम इसको ले लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हो, एक ही आंसर आएगा। ये क्या है? 6 अंकों की संख्या है जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हो। तो हम इसमें अगर 14 कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 14 क्या करो, कॉमन ले लो। ये होगा। अब इसी में अब इसको जोड़ दो। जोड़ो क्या होगा? पहले 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। बस। तो बस हमेशा ये ध्यान देना है कि जो भी संख्या लिखी होगी, अगर वो 6 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की पुनरावृत्ति करती है तो वो उसी संख्या से विभाजित होती है। किसी संख्या से? 14 से। मतलब 14 थी, 14 14 देखो इसमें क्या होता था, पुनरावृत्ति होती थी, तो उस 14 से विभाजित होगी और 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी। वैसे जब भी पेपर में आएगा तो हमेशा ये वाला ऑप्शन देगा। तो इसको याद रखेंगे कि जब 2 अंकों की संख्या पुनरावृत्ति से बनी, 6 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से बनती है तो किससे विभाजित होती है? इससे। अगर पूछा जाए कि और किससे विभाजित हो जाएगी तो इसके गुणनफल से विभाजित हो जाएगी, 2 और 7 से। तो वो भी एक संख्या हो जाएगी। कभी घबराना नहीं है। अगर यहाँ 21 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 21 हो जाता। तो यह किससे विभाजित हो जाती? 7 ठीक 3 और 21 और इस संख्या से। तो ये इसको नोट में लिख लो यहाँ पे। किससे विभाजित होती है? 1 0 1 0 1 से, तथा उसी संख्या से जो जिस संख्या का रिपीट होता हो। तो इसको लिख लो। नोट में लिख लो कि 6 अंकों की संख्या अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या
खुद से तथा खुद के गुणनखंड से तथा खुद के गुणनखंड से और तथा खुद के गुणनखंड से और 10,101 से विभाजित होगी। 10,101 से विभाजित होगी। ये एग्जाम्पल नोट कर लो, दोनों संख्याएं नोट करना, एग्जाम्पल के रूप में इसको नोट करना। एग्जाम्पल देख लो, किससे होती है? उस संख्या से विभाजित होती है, उस संख्या के गुणनखंड से विभाजित होती है और साथ में 10,101 से विभाजित होती है। तो ये तीनों लिख लेना, यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में अक्सर यही मिलेगा 10,101। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या यदि 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? ऑप्शन लिख लो, 7, 11, 13, 1001 AOT, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन है 7, 11, 13, 1001, ऑल ऑफ दीज। तो अब देखते हैं, एक 6 अंकों की संख्या लेनी है जिसमें 3 अंक रिपीट हो, तो ले लेते हैं। कोई भी संख्या हो सकती है, बस उसके 3 अंक क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। अब ये संख्या है, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। वही काम करेंगे जो पहले किया है। 214, क्या करोगे? संख्या को कॉमन लोगे, कितना बचेगा? 1001। अभी पिछली क्लास में बताया था कि 1001 किसका गुणनफल होता है? 7, 11, 13 का। 7, 11, 13 का। ये किसका गुणनफल होता है? 7, 11, 13 का। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर होगा? 7, 11, 13, 1001 भी और साथ में ऑल ऑफ दीज, यानी क्या हो गया? सभी हो गए। तो नोट डाल के लिख लो, यदि 6 अंकों की संख्या, नोट डाल के लिख लो, यदि 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, यदि 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या खुद से खुद के गुणनखंड से तथा 7, 11, 13 और 1001 से तथा 7, 11, 13 और 1001 से विभाजित होती है।
अब देखो यहाँ क्या है, ये संख्या है 214, तो 214 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 214 के गुणनखंड से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखना है। मगर जो पेपर में अभी तक आया है क्वेश्चन, वो सिर्फ इसका आया है, 1001, 7, 11 और 13 का, बस इसका पूछता है, इसका नहीं पूछता है। तो ये याद रखना कि 7, 11, 13 का गुणनफल कितना होता है, 1001 होता है। कभी कभी ऑल ऑफ दीज पूछ लेता है, कभी कभी इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे देता है कि 7 दे देगा या 11 दे देगा या 13 दे देगा। तो याद रखना है कि 6 अंकों की संख्या अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बने तो 7, 11, 13 या 1001 से विभाजित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक भिन्न का हर उसके अंश से तीन अधिक है, उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो अंश मान लेते हैं x, हर क्या है 3 अधिक है, तो x से क्या हो गया, 3 अधिक हो गया। फिर क्या कहा है, अब अंश में 7 की वृद्धि कर देता है, हाँ, हर में 2 की कमी भी कर दी गई, परिणाम 2 प्राप्त हो जाता है। देखो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि एक लाइन में जब क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो हमेशा बेसिक ही लगाना चाहिए, किसी ट्रिक के चक्कर में पड़ो नहीं तो पेपर के समय आएगा ही नहीं, सोचते रह जाओगे कि नहीं कैसे लगाया जाए कैसे न लगाया जाए। तो सीधा सिंपल जो क्वेश्चन कहता जाता है वो क्वेश्चन में करते जाओ और सिंपल तरीके से एक लाइन में इसका आंसर निकल आएगा। और जब बेसिक से एक लाइन में क्वेश्चन आंसर निकल आता है तो उस क्वेश्चन का ट्रिक नहीं सीखा जाता है। हर क्वेश्चन का ना तो ट्रिक कोई सीख सकता है। तो क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ 3 में 2 चलेगा 1 और यहाँ x + 7, x + 1 बराबर 2। अब क्या करोगे, 2 के बट्टे में क्या है 1 है, तिरछा गुणा हो जाएगा, x + 7 बराबर 2x + 2। अब x को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x 2 को इधर लेकर आओगे तो इसका मान हो जाएगा 5। ठीक, तो मूल संख्या कितनी थी, x/x + 3 थी, यही तो थी, बाकी तो हमने बदला है। तो पहले क्या हो जाएगा भिन्न, अब इसमें 5/8। अब इसका योग पूछा गया है कि भिन्न का योग क्या होगा, अंश और हर का योग, तो अंश और हर का योग कितना होगा 8 + 5, 8 + 5 बराबर 13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक भिन्न के अंश तथा हर
प्रत्येक से एक घटाने पर अंश तथा हर, प्रत्येक से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है। वही भिन्न उसके अंश, वही भिन्न उसके अंश तथा हर, प्रत्येक में एक जोड़ने से, प्रत्येक में एक जोड़ने से, अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ने से 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल बताइए। करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाया गया है, यानी दोनों अंश और हर क्या लेने पड़ेंगे इस बार? x और y लेना पड़ेगा। अगर इसकी आपस में तुलना हो जाती तो क्या हो जाता? x ले लेते और जितने से तुलना करता उसको जोड़ घटा के गुणा कर देते या कुछ भी होता जो मानता। तो दोनों में क्या करते हैं? एक घटा देते हैं, है ना। एक अगर घटा दिया जाता है तो वो हो जाती है 1/3। ये पहला समीकरण हो गया। फिर वो कहता है कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, तो 1/2 हो जाती है। ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों को हल करना है, आंसर निकल आएगा। कर दो इसको। तो 3x, चलो यहाँ कर लेते हैं। 3x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा y माइनस का 1। तो 3x, 3 को इधर ले जाएंगे और y को इधर लाएंगे। 3x माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3 इधर से जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस और माइनस का 1 यानी 2। ठीक, एक ये समीकरण हो गया। अब इसको अब देख लेते हैं। 2x प्लस का 2 बराबर y प्लस 1। तो 2x माइनस वाई बराबर, अब ये देखो 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये है प्लस का, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस का 1। ये समीकरण हो गया 4। तो 3 और 4 को हल करने पर, 3 और 4 को हल करने पर 3 क्या है? 3x माइनस का y बराबर 2। यहाँ है 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1। देखो यहाँ तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो देखते हैं 3x में माइनस का 2x चला गया तो कितना बचा? x। और यहाँ माइनस का y प्लस के y से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो यहाँ बचा कितना? ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2, यानी बचा कितना? 3। तो x बराबर कितना हो गया? 3। अब x बराबर 3 है, हम किसी भी समीकरण में x बराबर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा? y का मान मिल जाएगा।
हम किसी में भी रख देते हैं, चलो इसमें रख देते हैं, किसमें, फोर्थ में। x बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक। ये सवाल छोटा है, दिख केवल बड़ा रहा है, इसको तुम अपने कैलकुलेशन से क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। 2x माइनस का y बराबर माइनस का 1 समीकरण 4 है, x बराबर 3 रखा वहाँ पे, तो 2 3 6 माइनस का y बराबर माइनस का 1, तो माइनस का y बराबर, ये 6 जो प्लस के थे इधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 6, यानी माइनस का y बराबर माइनस के 7, y बराबर 7। पूछा क्या गया है, एक अंश और हर का योग, तो अंश कितना आया 3 और हर कितना आया 7, यानी x प्लस वाई बराबर 3 प्लस 7 बराबर 10, क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कार्यालय में 108 मेज हैं, एक कार्यालय में 108 मेजें हैं और 132 कुर्सियां हैं, और 132 कुर्सियां हैं। उनमें यदि 1/6 मेजें, उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं, 1/4 कुर्सियां टूट जाएं, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और कुर्सी की आवश्यकता हो, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। क्या प्रत्येक को कुर्सी में चाहिए, ये याद रखना। करो, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल समझना है। क्या कहता है, 108 मेजें हैं, 108 मेज है और 132 कुर्सी हैं। अब वो कहता है कि 1/6, 1/6 मेज जो है चली जाती हैं, टूट जाती हैं, तो 1/6 सोचने वाली बात है, यहाँ देखो ध्यान देना, 1/6 अगर खत्म हो गई तो बची कितने, 1/6 है, यानी 6 में 1 चला गया तो बची कितनी, 5, यानी 5/6 बची। कितनी बची, 5/6। हमें बची ही निकालनी है, तो हम क्यों करेंगे कि 1/6 निकालें फिर उसको घटाएं, सीधा निकाल लेते हैं कि जितनी बची हैं। तो 6 में 1 चला गया तो बचा कितना, 5, तो 5/6, तो हम यही करेंगे कि 108 बची हुई कितनी मेजें हैं, 5/6, निकालो बची मेजें। निकालो, 6 के 6 बचे 4, 48, कितनी हो गई, 90, यानी बची हुई मेजें कितनी हैं, 90। इधर भी देखते हैं, बची हुई कुर्सी,
हमें वो नहीं करना है कि 1/6 निकालें फिर उसको घटाएं, सीधा निकाल सकते हैं तो हम सीधा निकालेंगे। 132 थी, अब कहता है 1 कितनी चली जाती हैं, 4, तो बची कितनी, 1/4 थी, तो 4 में 1 चला गया तो बची कितनी, 3/4, तो 3/4 निकाल लेंगे। 4 3 12, 4 3 12, यानी 33 तिक को 99। तो अब बची कितनी, 90 जो है मेज़ बची और 99 कुर्सी बची। मगर वो ये कहता है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को एक कुर्सी और एक मेज दोनों दी जाती है, दोनों की आवश्यकता है। अगर वो कार्य करता है तो वो बैठेगा तो उसको कुर्सी भी चाहिए और मेज भी चाहिए। तो कितने लोग जोड़ा बना सकते हैं, 90 और मेज में और 99 कुर्सी में कितने लोग जोड़ा बना सकते हैं, सिर्फ 90 लोग, 90 ही जोड़ा बनेंगे। तो 90 ही लोगों को तो ऐसा हो सकता है जिसको मेज भी दी जाए और कुर्सी भी दी जाए, नहीं तो फिर अब बाकी जो 9 लोग बचेंगे कुर्सी वाले, वहाँ भाई मेज दी ही नहीं जा सकती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 90 वो लोग होंगे जिनको कुर्सी और मेज दोनों मिलेगा। बस इतनी ही बात समझनी है लास्ट में, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राम ने अपने मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, विधवा पत्नी को, 1/3 भाग विधवा पत्नी को, शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री को, शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री को, और शेष संपत्ति पुत्र को दी, यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले हों, तो राम की कुल संपत्ति बताइए, करो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मगर हम 2 तरीके से सीखेंगे इसको, तो जैसा तुम लोगों को करना हो। मान लो कौन थे, राम के पास कितनी संपत्ति थी, x। राम के पास कितनी संपत्ति थी, x। अब उसने क्या किया, देखना कि 1/3 भाग उसने दे दिया। तो 1/3 भाग अगर उसने दे दिया तो उसके पास बचा कितना, 2/3, 2/3 बचा। तो कर देंगे 2/3, उसके पास क्या हुआ, अब बचा हुआ है। फिर वो कहता है कि उसने अपनी पुत्री को दे दिया, कितने भाग दिया, 3/5 भाग। तो बचा कितना, 2/5 बचा, तो 2/5 लिख देंगे। अब जो बचा है वो क्या करता है, पुत्र को दे देता है। तो यही तो बचा है उसके पास पहले धन इतना था, मगर उसने क्या कर दिया, 1/3 दे दिया, तो बचा कितना, 2/3। अब उसके पास इतना धन बचा, मगर वो फिर क्या करता है, 3/5 फिर दे देता है, तो उसके पास कितना बचा, 2/5 भाग, बराबर कितने के हो गया, 6400।
x सॉल्व कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना आया, 2 दूनी 4, 4 से काट दोगे तो कितना आएगा इधर, 16, ठीक। 3 बचे 15, मल्टीपल कर दो 24 30, x बराबर, पिता के पास कितने रुपए थे, 24,000। एक ये तरीका है, सिंपल है, सीधा सीधा आता है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो कि x और उसकी मान लो संपत्ति थी 1/3, उसने दान दे दिया तो बचा कितना, 2/3, 2/3 कर दिया। फिर उसने कर दिया कि इस संपत्ति में भी 3/5 भाग दे दिया तो बचा कितना, 2/5 भाग बचा, सीधा 6400 के बराबर कर दिया। एक x बराबर कितना आ गया, 24,000। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या करते हैं कि जो भी भिन्न दी होती है, पहले में क्या करता है, 1/3 भाग देता है, और दूसरे में क्या करता है, 3/5 भाग देता है। तो जो नीचे वाली हर होता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 15। तो वो संख्या मान लेंगे क्या थी, 15 थी। बस नीचे वाले का देखना होता है, क्या तो एलसीएम ले लोगे। अब मान लो अगर वो संख्या 15 थी तो अब वो कहता है कि वो 15 संख्या अगर 15 थी तो कहता है कि 1/3 भाग क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है पत्नी को। तो अगर इससे 1/3 भाग अगर दे दोगे तो कितना चला जाएगा इसका, 5। 5 अगर चला गया तब यहाँ बचा कितना, 10, ठीक। उसको भी लिखते जाओ। फिर उसने क्या किया कि 3 शेष संपत्ति में क्या किया, 3/5 फिर दे दिया, 5 दूनी 10 यानी कितना दे दिया, 6। अब वो कहता है कि जो अब बचा वो किसको देता है, पुत्र को। तो यहाँ पे 5 6 5 कितना हो गया, 11, यानी उसके पास था 15 मगर दे कितना दिया, 11। तो बचे कितने, 4। पुत्र के पास कितने बचे, पुत्र को दिया उसने 4। तो 4 बराबर किससे हो जाएगा, 6400 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1600 के। उसके पास था कितना, 15। तो 15 बराबर कितने का हो जाएगा, 24,000 के। दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल यही सही है, मगर इस तरीक़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे हर जगह लग जाएगा, लगेगा ये भी, मगर यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ बताना है कि f का अधिकतम मान कितना होगा। क्वेश्चन लिख लो। अब ये बताना है कि f का अधिकतम मान कितना होगा, f का अधिकतम मान। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जोड़ोगे
7 8 7 इकाई के अंक से जोड़ोगे 8 7 15 9 24 यानी 4। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 हासिल जुड़ा रहेगा। हमें लाना है कितना, 1 लाना है यहाँ पे, और एक ही स्थान की संख्या है चूज करनी है, यानी ऐसी संख्या लेनी है। और यहाँ पे कहा गया है अधिकतम मान। अधिकतम मान कब होगा, जब g का मान 0 हो और e का मान भी क्या हो, 0 हो, तभी तो f का अधिकतम मान ले सकते हो। अब देखो f का अगर यहाँ पे 2 है तो f, और हमें लाना कितना है, 1 लाना है, तो अब 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि हासिल के रूप में पहले से ही 2 है। तो 1 कैसे आ सकता है, जब ये 11 हो जाएगी। तो 11 कैसे होगी, जब इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 9। अगर 9 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 तो हासिल के रूप में था, 9 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 1 हासिल हो गया। देखते हैं आगे वाला, चेक कर लेते हैं। 5 2 7 7 3 10, 1 हासिल हो गया तो क्या हो गया, 11, यानी वो संख्या मिल गई। तो f का मान क्या हो सकता है, अधिकतम 9। क्या हो सकता है, 9। यहाँ पे लिख लो 9 आंसर। देखो लगभग जितने क्वेश्चन होने चाहिए थे नंबर सिस्टम में सभी करा दिए हैं। केवल एक टाइप का क्वेश्चन है, जब आते हैं कि 4 बड़ी से बड़ी संख्याएं या छोटी से छोटी संख्याएं, जो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में भी वही क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम एलसीएम और एचसीएफ में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, करने में भी मज़ा आएगा। तो हम उन क्वेश्चन को वहाँ पर सीखेंगे। अभी क्या है, नंबर सिस्टम में इतना ही है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन बचे हैं जो एलसीएम एचसीएफ में आते हैं, तो उसको एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कल से चालू होगा परसेंटेज।